कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था भारत में संसद की शक्तियां, और अभी हम पढ़ रहे हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 6 केंद्र सरकार। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लोकसभा की शक्तियां व अधिकार व कार्य। तो आइए विद्यार्थियों, अपन इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ सके, मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। तो आइए शुरुआत करते हैं लोकसभा की शक्तियां, अधिकार और कार्य। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि विधायी शक्ति किसे कहते हैं। पहली शक्ति है लोकसभा की विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब होता है कि भारत की जो संसद है, भारत की संसद के पास में आपको पता है कानून निर्माण संबंधी शक्ति है। यानी कि विधायी का मतलब होता है कानून निर्माण से संबंधित शक्ति। तो अपन इसको कानून निर्माण से संबंधित शक्ति कह सकते हैं। कोई नियम बनाना, कोई अधिनियम बनाना, है ना। तो ये सब आपको पता है कि इसी के अंदर है, किसी विधि का निर्माण करना। तो अब देखो, यहां अगर विधायी शक्ति की बात है तो मैं आपको बता देता हूं कि संविधान के अनुसार, हमारे भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत की संसद है वो संघ सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट, है ना, अवशिष्ट विषयों और आपको पता है कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकती है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि संघ सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय, राज्य सूची, इसमें कौन कौन से विषय आते हैं। तो विद्यार्थियों, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूची है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में आपको पता है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा, या मान लो उनकी जो शक्तियों का उसमें उल्लेख किया गया है। यानी कि उसमें यह दिया गया है कि केंद्र सरकार कौन सा कार्य करेगी, राज्य सरकार कौन सा कार्य करेगी, है ना। तो ये भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। यानी कि इसमें जो संसद है, यानी केंद्र की शक्तियां और राज्य की शक्तियों का जो बंटवारा है उसका इसमें उल्लेख किया गया है। तो आइए अब अपन पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की जो संघ सूची है, वर्तमान में इसमें 100 विषय है। संघ सूची में आपको पता है कौन कौन से विषय आते हैं। इसमें जैसे भारत की जनगणना से संबंधित है, भारतीय रेलवे से संबंधित है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको अपन आरबीआई कहते हैं, या परमाणु ऊर्जा है, या ये रक्षा सामग्री है, सुरक्षा से संबंधित है ना, जल परिवहन है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये सब के सब आपको पता है संघ सूची के विषय है। इसके अंदर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। मैंने आपको उदाहरण के लिए समझाया है, तो ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपनी किताब के अनुसार इसमें है, परंतु इसके विषय अपनी किताब में नहीं दे रखे हैं सिलेबस के अनुसार, परंतु मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया है। संघ सूची के बाद में अगर अपन बात करें संवर्ती सूची की, तो आपको पता होना चाहिए कि संवर्ती सूची के अंदर कितने विषय है। संवर्ती सूची में आपको पता है कि वर्तमान में 52 विषय है। संवर्ती सूची में आपको पता है कौन कौन से विषय शामिल किए गए, जैसे शिक्षा से संबंधित है, परिवार से संबंधित है, बिजली से संबंधित है, या चिकित्सा से संबंधित है ना। ये सब के सब आपको पता है विषय जो है ये इस संवर्ती सूची के विषय है। यानी संवर्ती सूची में आपको पता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाती है। परंतु अगर मान लो राज्य सरकार व केंद्र सरकार में किसी बात को लेकर के, किसी विषय को लेकर के मतभेद हो जाता है, पारस्परिक विरोध हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अब देखिए, अब बात आती है अवशिष्ट विषयों की, है ना। अवशिष्ट विषय किसे कहते हैं? ऐसे विषय जिनका उल्लेख संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची में नहीं दिया गया है, उन विषयों को अवशिष्ट विषयों में शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब देखिए, यहां बात आ रही है राज्य सूची की। अभी वर्तमान में आपको पता है, अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जैसे भी वर्तमान में इसमें 61 विषय है, तो राज्य सूची के अंदर आपको पता है कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं। राज्य सूची के अंदर आपको पता है कि राज्य की पुलिस है, राज्य के न्यायालय है, जिले के अस्पताल है, कृषि से संबंधित है, सिंचाई से संबंधित है ना। ये वो मुद्दे हैं जो राज्य सूची के अंदर शामिल किए गए। इनमें राज्य की सरकारें मिलकर के कानून बनाती है। अब देखो, अपन आगे बढ़ते हैं कि जो भारतीय संविधान के अनुसार अगर अपन देखें लोकसभा की जो विधायी शक्ति है, उसमें संविधान में संशोधन की शक्ति, यानी कि संविधान में संशोधन का जो कार्य है वो, और जो साधारण अविधि विधेयक है, साधारण अविधि विधेयक, ऐसे विधेयक जिनमें आपको पता होना चाहिए कि वित्त से संबंधित या आय व्यय से संबंधित या धन से संबंधित कोई कार्य ना हो, तो साधारण अविधि विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये अपन ने, मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में उल्लेख किया गया है। किसका? संविधान में संशोधन का विधेयक का उल्लेख किया गया है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो भारतीय संविधान संशोधन विधेयक ये 368 और जो साधारण अविधि विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। संसद के किसी भी सदन में ये प्रस्तावित किए जा सकते हैं। इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। अब देखो, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं
कि अगर मान लो कोई भी विधेयक, चाहे वो लोकसभा में पारित हो चाहे वो राज्यसभा में पारित हो, किसी भी सदन में वो प्रस्ताव पारित होने के पश्चात वो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। उसके बाद में उसमें संशोधन किया जा सकता है। अब देखिए, अगर आगे बढ़ते हैं अपन, देखिए जो लोकसभा की जो वित्तीय शक्तियां है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। लोकसभा की वित्तीय शक्तियों की अगर अपन अध्ययन करें, उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, हमारी किताब में नहीं है फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए समझने के लिए, अगर बात यहां पर कानून बनाने की बात आ रही है, विधायी यानी कानून निर्माण की शक्ति की बात आ रही है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कानून निर्माण के संबंध में, अगर मान लो कोई भी कानून बनाया जाएगा तो कानून निर्माण के संबंध में जो अंतिम शक्ति है, कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति लोकसभा को प्राप्त है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति लोकसभा को कैसे प्राप्त है, तो इसका कारण मैं बताता हूं कि जो लोकसभा की सदस्य संख्या है, अभी आपको पता है कि वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 545 है, जबकि राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है, वो है 245। तब आप इस चीज को देखिए कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो राज्यसभा के सदस्यों से भी क्या है, राज्यसभा के सदस्यों से भी दुगनी है, और दुगनी से भी नहीं है, दुगनी से भी अधिक है। दुगनी से भी अधिक होने के कारण जो आपको पता है संसद की जो संयुक्त बैठक होती है, संसद की जो संयुक्त बैठक होती है, उस संयुक्त बैठक में आपको पता है कोई भी विधेयक का निर्णय, अगर मान लो किसी भी विधेयक को लेकर के कोई चर्चा चल रही है, उस विधेयक का कोई भी अगर निर्णय होता है तो उसमें लोकसभा की वो जो विधेयक होता है उसके ऊपर जो निर्णय होता है वो लोकसभा की इच्छा अनुसार होता है, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की सदस्य संख्या से दुगुनी है, दुगुनी से भी अधिक है, जिसके चलते आपको पता है कि जो अंतिम जो शक्ति है वो लोकसभा को भी प्राप्त है। तो इस चीज का अपने को पता होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके थ्रू मैंने आपको बताया। आइए अब अपन पढ़ते हैं कि लोकसभा की वित्तीय शक्तियां। देखो, अगर अपन वित्तीय शक्ति की बात आती है तो मैं बताता हूं कि वित्तीय क्षेत्र में राज्यसभा की स्थिति इसमें गौण है, और वित्तीय क्षेत्र में आपको पता है कि लोकसभा को ही शक्तियां प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा को वित्तीय क्षेत्र की शक्ति प्रदान की गई है, राज्यसभा की स्थिति इसमें गौण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में उल्लेख किया गया है कि धन विधेयक जो होता है ना, धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ आपको पता है लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में धन विधेयक पारित नहीं होता है। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। अब देखो, यहाँ धन की बात आ रही है, यानी कि रुपए पैसे से संबंधित। तो ये जो धन है ना, ये कहां से निकाला जाता है, ये आपको पता है भारत की संचित निधि कोष से निकाला जाता है। कहां से निकाला जाता है, भारत की संचित निधि कोष से निकाला जाता है, और इसके ऊपर आपको पता है कि राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो, यहां मैंने भी आपको बताया कि लोकसभा में धन विधेयक पारित होने के पश्चात आपको पता है कि राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के लिए क्या जरूरी होता है, राज्यसभा के लिए क्या जरूरी होता है वो देखिए आप, कि राज्यसभा के लिए यह आवश्यक है कि जिस दिन धन विधेयक पारित होता है, जिस दिन आपको पता है धन विधेयक पारित होता है, तो धन विधेयक पारित होने की जो तिथि होती है, धन विधेयक पारित होने की तिथि से 14 दिन के अंदर अंदर आपको पता है वो धन विधेयक वापस किसको लौटाना होता है, वो लौटाना होता है वापस लोकसभा को। किसको लौटाना होता है, लोकसभा को। और अगर ये जो धन विधेयक लोकसभा के द्वारा जो पारित किया जाता है, इस धन विधेयक में राज्यसभा क्या कर सकती है, राज्यसभा इसमें संशोधन के लिए कह सकती है लोकसभा को, या मान लो उसमें संशोधन के साथ सुझाव के लिए कह सकती है, परंतु सुझावों को या मान लो संशोधन को जो स्वीकार करना, ये स्वीकार करे या ना करे, ये लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। लोकसभा चाहे तो उसको स्वीकार कर सकती है, लोकसभा चाहे तो उसको अस्वीकृत कर सकती है, तो ये उसके ऊपर निर्भर करता है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि धन विधेयक के बारे में मैंने अभी आपको बताया, और अभी इससे पहले वाली वीडियो में भी अपने पढ़ा था कि धन विधेयक के बारे में क्या होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यानी ये शक्ति आपको पता है कि लोकसभा को, मतलब कि लोकसभा को ये, राज्यसभा को नहीं है। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगर अपन राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है, धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकती है, ये अपने को ध्यान रखना है। जबकि अगर कोई साधारण विधेयक है तो साधारण विधेयक में आपको पता है संशोधन कर सकती है, या संशोधन के लिए कह सकती है, उसे अस्वीकृत कर सकती है। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, लोकसभा की जो अगली शक्ति है वो देखिए, अपन ने पढ़ी विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति। आइए अपन पढ़ते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका पर नियंत्रण किस तरह से किया जाता है, देखो मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं कि अगर कार्यपालिका पर नियंत्रण के लिए आ रही है तो संसद है ना, संसद, हमारे जो भारत की संसद है वो अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकती है। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर क्या कर सकती है, नियंत्रण कर सकती है, ये अपने को ध्यान होना चाहिए। अब मान लो कैसे, देखो जो संसद के सदस्य होते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा है उसमें जो सांसद होते हैं ये संसद के सदस्य कहलाते हैं। अब इसमें यह बात क्या रही है कि जो संसद के सदस्य हैं
वो जो सरकार के जो मंत्री होते हैं ना, उन मंत्रियों से सरकार जिन नीतियों का निर्माण करती है, सरकार जिन योजनाओं का निर्माण करती है, तो सरकार की नीतियों के संबंध में क्या करते हैं, सरकार की नीतियों के संबंध में सरकार के जो कार्य होते हैं, सरकार जो भी कार्य करती है ना, सरकार जो भी कार्य करती है, सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रश्न पूछने के पश्चात वो उनकी आलोचना कर सकते हैं और उन्हें उनका सही जवाब देना होता है। अब देखिए, अब अपन किताब के अनुसार पढ़ाते हैं। देखिए, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। भारतीय संविधान में अपन ने जैसे पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जैसे अपन ने पढ़ा उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ बात क्या रही है कि संविधान के अनुसार जो संघीय कार्यपालिका है, अब आप ये सोच रहे कि संघीय कार्यपालिका क्या होती है, तो संविधान के अनुसार जो संघीय कार्यपालिका है यानी संघ, यानी जो राष्ट्रपति और जो मंत्रिपरिषद है, ये आपने 8वीं 9वीं की किताबों में पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति जो होता है वो तो होता है क्या, वो तो होता है औपचारिक प्रमुख, और आपको पता है मंत्रिपरिषद जो होती है वो होती है वास्तविक प्रमुख। ये अपने को ध्यान रखना है। तो संविधान के अनुसार जो संघीय कार्यपालिका है ना, संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद है या मान लो मंत्रिमंडल है। अब आप ये सोच रहे होंगे मंत्रिमंडल क्या होता है, तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि मंत्रिमंडल के बारे में। पहले अपन पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद बड़ा होता है जबकि मंत्रिमंडल छोटा होता है। मंत्रिपरिषद बड़ा होता है, मंत्रिमंडल छोटा होता है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक भाग होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। मंत्रिमंडल किसका भाग होता है, मंत्रिपरिषद का ही एक भाग होता है। मंत्रिपरिषद में मैं आपको बता सकता हूं कि कितने स्तर के मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, यानी 3 स्तर के मंत्री होते हैं इसके अंदर, ये अपने को ध्यान रखना है। और मंत्री जो मंत्रिमंडल है वो मंत्रिपरिषद का एक क्या है, भाग है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक भाग होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। और जो मंत्रिमंडल होता है इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। किस स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। और मंत्रिमंडल जो होता है वो मंत्रिपरिषद की शक्तियों का उपयोग करता है। मंत्रिमंडल किसकी शक्तियों का उपयोग करता है, मंत्रिपरिषद की शक्तियों का उपयोग करता है। और ये आपको पता है कि भारत की है ना, भारत की जो शासन व्यवस्था है उसकी सर्वोच्च इकाई होती है मंत्रिमंडल। भारत की शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई होती है मंत्रिमंडल, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे अपन अभी कार्यपालिका की नियंत्रण की शक्तियां पढ़ रहे हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बताया कि संविधान के अनुसार जो संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद है ना, यानी जो मंत्रिमंडल है वो आपको पता है कि संसद यानी व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी आपको पता है मंत्रिमंडल उस समय तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उसको लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। अगर मान लो मंत्रिमंडल को लोकसभा में विश्वास प्राप्त नहीं है, उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को आपको पता है त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। और आगे की लोकसभा की अन्य जो शक्तियां हैं उसके बारे में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।